अगले दिन प्रिया जब ऑफिस पहुंची तब तक उसके बॉस रंजन के पास श्रीनाथ रॉय का फोन पहुंच चुका था। प्रिया का उस किताब तक पहुंचने का काम अब पूरा होने के बहुत करीब था। किताब के मिलते ही उसे बस उस बच्चे से और शैतान से छुटकारा पाना था जिसके लिए प्रिया बेताब थी। ऑफिस में एंटर करते ही रंजन ने प्रिया को घूरते हुए कहा, ये श्रीनाथ पर तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो अब अपना प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें ही सौंपना चाहता है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू अभी किया नहीं है सर, बल्कि असली जादू तो आप कल से देखना शुरू करेंगे। ये सुनकर रंजन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, लेकिन वो अब चाहकर भी प्रिया से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि श्रीनाथ रॉय इस प्रोजेक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था और ऐसा सुनहरा मौका कोई भी अपनी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी रंजन ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, देखो प्रिया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे और श्रीनाथ रॉय के बीच क्या डील हुई है। मैं बस एक बात जानता हूँ कि हमारी कंपनी इस फील्ड में सबसे रेप्यूटेड कंपनी है और तुम्हारी वजह से फिर से हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। रंजन की इस हालत पर प्रिया मन ही मन हंस पड़ी। वो तो चाहती थी कि रंजन को मुंह तोड़ जवाब दे सके, लेकिन उसे पता था कि अब बाजी उसके हाथ में है, तो इन बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए प्रिया बिना कुछ कहे सीधे अपने केबिन में चली गई, जहां उसकी टीम के मेंबर्स बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब प्रिया किसी विनर की तरह अपने केबिन की तरफ जा रही थी तो दूर खड़ी हुई कामिनी उसे देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। इसके साथ ही अपनी हार की एक टीस उसके दिल में बार बार उठ रही थी और इस वक्त कामिनी को बड़े गौर से देख रहा था वो बच्चा। कामिनी ने अंदर ही अंदर छटपटाते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ प्रिया। मैं एक बार फिर से तुम्हारे आगे खुद को नंबर 2 बनते नहीं देखना चाहती। तुमने मुझसे मेरी हर खुशी छीनी है। तुम्हारी वजह से कितनी ही रातें मैंने रोते हुए गुजारी हैं। तुम्हारी वजह से कितना तिल तिल करे जिंदगी को जी रही हूँ मैं। लेकिन अब और नहीं प्रिया, अब बारी तुम्हारी है। अब जो खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी उसमें हार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं भी देखती हूँ ये प्रोजेक्ट तुम कैसे कंप्लीट करती हो। कामिनी की ये बात सुनकर वो बच्चा कामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, जैसे कामिनी में उसे अपना मकसद नजर आ गया। कामिनी की इन छिपी हुई चालों से पूरी तरह बेखबर प्रिया आज दिन भर अपने कामों में जुटी रही। उसने अपनी टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर श्रीनाथ रॉय की उस हवेली के बहुत सारे 3D मैप तैयार करवाए, ताकि उसके दिमाग में इन जगहों को लेकर हर छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रिया जब देर शाम को ऑफिस से निकली तो वो अपने घर न जाकर सीधा डेमेलो से मिलने गई, वो भी उसी ग्रेवयार्ड की तरफ। डेमेलो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हमेशा की तरह अपनी विस्की पी रहा था। प्रिया ने डेमेलो को वो तमाम 3D नक्शे दिखाते हुए कहा, मैंने अपने प्लान का पहला स्टेप पार कर लिया मिस्टर डेमेलो। ये देखिए, श्रीनाथ रॉय की उस बंजर जमीन और उस खंडर हवेली के कुछ इमेजिनरी 3D मैप्स है ये, जो मैंने पूरी लाइब्रेरी की लोकेशन, उसके तहखाने और डॉक्टर सक्सेना के नक्शे के बेसिस पर तैयार करवाए हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अब हम मैप्स के थ्रू उन लॉकर्स तक पहुंच जाएंगे। इस पर डेमेलो ने फौरन कहा, लेकिन प्रिंसेस, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ कि आखिर एक नक्शे में से होकर हम उन लॉकर्स तक कैसे पहुंचेंगे। तुम्हारी ये सब बातें मेरे जरा भी पल्ले नहीं पड़ रही। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नक्शे से नहीं बल्कि मिस्टर श्रीनाथ रॉय की उस बंजर जमीन में से होकर पहुंचेंगे वहां पर। इसके बाद प्रिया डेमेलो को समझाते हुए बोली, देखिए मिस्टर डेमेलो, डॉक्टर सक्सेना ने मुझे जो तिकोना निशान बनाकर दिया था उसे डिकोड करने पर मुझे पता चला कि वो एक निशान नहीं बल्कि एक नक्शा है। फिर आपने मुझे बताया कि ये नक्शा दरअसल एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों का है। उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इन लाइब्रेरी में और मिस्टर श्रीनाथ रॉय की उस पुरानी हवेली में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
फिर जब मैंने लाइब्रेरी के तहखाने में बने उन लॉकर्स पर जब वो अजीब गरीब सिंबल्स देखे थे, तो मुझे याद आया कि तकरीबन वैसे ही सिंबल्स मैंने श्रीनाथ रॉय की हवेली के पुराने डिजाइन पर भी बने हुए देखे। इससे मुझे ये यकीन हो गया कि डॉक्टर सक्सेना के उस तिकोने निशान वाले नक्शे पर जो 3 जगह हैं, उनमें से एक जगह तो वो पुरानी लाइब्रेरी है और दूसरी जगह मिस्टर श्रीनाथ रॉय की पुरानी हवेली। और इसकी सबसे ठोस वजह ये भी है कि पुरानी लाइब्रेरी और श्रीनाथ रॉय की उस हवेली वाली बंजर जमीन के बीच दूरी ठीक उसी रेशो में है जिस रेशो में डॉक्टर सक्सेना वाले नक्शे में वो तिकोना निशान बना हुआ है। प्रिया की इस बात से डिमेलो थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछा, ठीक है प्रिंसेस, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आखिर श्रीनाथ वाली उस बंजर जमीन के जरिए हम फिर से उसी लाइब्रेरी के लॉकर वाले तहखाने में कैसे पहुंचेंगे? इस पर प्रिया ने डिमेलो को फिर से वो 3D मैप्स दिखाते हुए कहा, ये देखिए, मैंने उस पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने के मेजरमेंट से मिलता जुलता एक तहखाने का नक्शा तैयार करवाया है और इस नक्शे के मुताबिक मैं कल श्रीनाथ रॉय की उस बंजर जमीन पर खुदाई करवाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि हमें वहाँ से कोई ना कोई छुपा हुआ रास्ता जरूर मिलेगा जो हमें सीधा उसी लाइब्रेरी तक पहुँचाएगा। व्हाट? डिमेलो ने चौंकते हुए कहा, ये तुम करोगी कैसे? श्रीनाथ वो तुम्हें जमीन पर तहखाना कभी नहीं खोदने देगा। इस पर प्रिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, आप इसकी चिंता छोड़िए मिस्टर डिमेलो, क्योंकि मिस्टर श्रीनाथ रॉय पूरी तरह से मेरे काबू में है। अब वो वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगी। आप बस कल आधी रात के बाद श्रीनाथ रॉय की उस बंजर जमीन पर पहुंच जाइएगा। इतना कहने के साथ ही प्रिया वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। अगली सुबह श्रीनाथ की उस बंजर जमीन पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। 2-3 बड़ी बड़ी अर्थ मूवर मशीन वहां पर खुदाई का काम कर रही थी। तभी प्रिया का बॉस रंजन कामिनी के साथ वहां पर पहुंचा और कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब, किसकी परमिशन से ये काम हो रहा है यहाँ? सुपरवाइजर ने बड़े इत्मीनान के पास ही खड़ी प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। रंजन ने देखा कि प्रिया किसी से फोन पर बात करने में बिजी थी। उसने कहा, प्रिया, इस प्रोजेक्ट को मुझसे अप्रूव करवाए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फोन रंजन की तरफ बढ़ा दिया। रंजन ने हिचकिचाते हुए फोन अपने कान से लगाकर हेलो कहा ही था कि दूसरी तरफ से श्रीनाथ रॉय की आवाज आई, मिस्टर रंजन, प्रिया को जो भी करना है करने दीजिए आप उसे। उसे अब इस प्रोजेक्ट के लिए बार बार आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रंजन की जुबान अब अटक कर रह गई। श्रीनाथ रॉय से उसने बस इतना ही कहा, ओके सर, नो प्रॉब्लम। प्रिया ने अपना फोन वापस लेते हुए रंजन से कहा, वैसे सर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये जो कुछ भी काम हो रहा है वो मैं अपनी कंपनी के बिहाफ पर ही तो कर रही हूँ। हम तो कंपनी का ही होगा ना, इसका दाम भी कंपनी को ही मिलेगा। रंजन ने अब कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गया और कामिनी का इंतजार करने लगा। कामिनी के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था और उसे नहीं पता था कि वो बच्चा भी उसके मकसद में उसका साथ देने वाला था। कामिनी ने मिट्टी उठाने वाली मशीन के ऑपरेटर को ऐसी नजर से देखा कि वो ऑपरेटर का ध्यान मशीन से हट गया। कामिनी लगातार उससे नजरें मिला रही थी। ये मशीन इस वक्त प्रिया की बहुत करीब थी। ऑपरेटर का ध्यान पूरी तरह से कामिनी पर था, जो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ऑपरेटर ने मशीन गलत ऑपरेट करते हुए मिट्टी और पत्थर से भरी मशीन के हुक को ढीला छोड़ दिया, जो सीधा प्रिया के ऊपर आ रहा था। कामिनी ये देखकर भी किसी से कुछ नहीं कह रही थी। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था, सब अपने काम में बिजी थे। ठीक उसी वक्त उस बच्चे ने बड़ी स्पीड से प्रिया को मशीन के नीचे से खींच लिया और बचा लिया। प्रिया को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वो पूरी तरह घबरा गई, ये सोचकर कि उसके साथ क्या हो सकता था। तभी प्रिया के कान में बच्चे की आवाज आई, रुक जा माँ, और आगे मत बढ़, पछताएगी। प्रिया ने डर के मारे अपने चारों तरफ देखा, लेकिन अभी उसे बच्चा दिखाई नहीं दिया। कामिनी अपनी नाकामयाबी के गुस्से को लेकर वहां से जाने लगी और कार की तरफ बढ़ी। रंजन की कार में बैठने के साथ ही कामिनी ने बहुत ही गुस्से से कहा, सर, आपने तो इस प्रिया और मिस्टर श्रीनाथ राय के सामने कंपनी की रेपुटेशन ही दांव पर लगा दी है, लेकिन मैं ऐसी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। इतना कहने के साथ ही कामिनी अपने फोन में किसी के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। उधर रंजन और कामिनी के वहां से जाते ही प्रिया ने सुपरवाइजर को एक नक्शा दिखाते हुए कहा,
देखो, मुझे शाम होने से पहले पहले इस नक्शे वाली साइज का बेसमेंट यहाँ पर चाहिए। अगर और मशीन्स या और ज्यादा लेबर की जरूरत हो तो मंगवा लो, लेकिन ये काम आज शाम से पहले ही हो जाना चाहिए। और ध्यान रहे, बेसमेंट का साइज और शेप बिल्कुल वही होना चाहिए जो इस नक्शे में है। सुपरवाइजर फौरन अपने लेबर और मशीन ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन देने में बिजी हो गया। लेकिन जब शाम को सारा काम खत्म हुआ तो प्रिया का चेहरा निराशा से बुझ गया, क्योंकि जो तहखाना प्रिया ने वहाँ खुदवाया था, वहाँ उसे सूखी जमीन के अलावा और कुछ नहीं मिला। वहाँ ऐसा कोई छुपा हुआ रास्ता नहीं था जो प्रिया को उस लाइब्रेरी के तहखाने तक ले जा सके। उस रात माँ और नीना के साथ डिनर लेने के बाद प्रिया उन्हें गुड नाइट बोलकर सीधा अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने जिस प्लान को लेकर वो पूरी तरह से श्योर थी, वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा था। अब वो बिस्तर पर लेटी हुई यही सोच रही थी कि उस लाइब्रेरी वाले लॉकर के तहखाने में जाने का कोई रास्ता कैसे हो सकता है। तभी उसने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा, जिसमें उसके डैड एक बड़ी सी किताब अपने हाथ में लिए मुस्कुरा रहे थे। प्रिया को पता नहीं क्यों लगा कि जैसे डैड उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वे प्रिया से कुछ कहना चाहते हो या प्रिया को उसके इस मिशन में कामयाब होने की दुआ देना चाहते हो। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, डैड, जस्ट विश मी गुड लक। मुझे नहीं पता कि आपने उस शैतान के साथ मेरी जिंदगी का सौदा क्यों किया, और आपका वो अधूरा काम कौन सा था जो आप मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन आज मुझे सही रास्ता दिखाया डैड। तभी प्रिया को याद आया कि उसने आज आधी रात को उस बंजर जमीन पर डमैलो को बुलाया था और वो वहाँ पहुँच गया होगा। ये याद आते ही प्रिया चुपचाप अपने घर से निकली और उसी बंजर जमीन की तरफ चल दी। और प्रिया का अंदाजा एकदम सही निकला। डमैलो वहाँ खड़ा हुआ प्रिया का इंतजार कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी और इस जगह पर दूर दूर तक अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। प्रिया ने बहुत ही निराशा के साथ कहा, आई एम सॉरी मिस्टर डमैलो, मेरी कैलकुलेशन गलत थी, मेरा प्लान फेल हो गया। दिन भर खुदाई करवाने के बाद भी यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला मुझे। डमैलो ने लड़खड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया प्रिंसेस। इससे तो अच्छा था कि मैं वहाँ ग्रेवयार्ड में पड़ा पड़ा मजे से अपनी विस्की पीता। ये कहते कहते डमैलो नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो सीधा उस बंजर जमीन पर खुदे हुए बेसमेंट में गिर पड़ा। प्रिया फौरन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली और उसकी रोशनी में प्रिया ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस तहखाने में डमैलो रेत के अंदर धंसा हुआ चिल्ला रहा था, प्रिंसेस, प्रिंसेस, इस तहखाने में जमीन नहीं है बल्कि रेगिस्तान की रेत है। प्रिया ने फोन की रोशनी में देखा कि वो रेत एकदम काले रंग की थी। प्रिया को फौरन याद आया कि ऐसी रेत वो अपने सपने में कई बार देख चुकी है और कई बार उसने खुद को इस काली रेत के अंदर धंसते हुए देखा है। प्रिया फौरन उस तहखाने में कूद गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, हमें वो रास्ता मिल गया मिस्टर डमैलो, हमें इस रेत के अंदर पूरा धंसना होगा और यहीं से हम उस लाइब्रेरी के तहखाने में जाने का रास्ता मिलेगा। डमैलो अभी कुछ समझ पाता कि प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और वो तेजी से उस काली रेत के अंदर धंसने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई काली रेत नहीं बल्कि एक अंधेरा दलदल है, और देखते ही देखते प्रिया और डमैलो पूरी तरह से उस रेत के अंदर समा गए। लेकिन अभी वे दोनों कुछ कर पाते उससे पहले उन्हें एक तेज झटका लगा और वे दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। उनके चारों तरफ उसी काली रेत के सिवा कुछ नहीं था और वे बुरी तरह झटपटाते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। तभी उन्हें एक हल्की सी रोशनी नजर आई और अगले ही पल उन्हें उस काली रेत के बीच एक दरवाजा नजर आया जो खुला हुआ था और उसके दूसरी तरफ से तेज रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। डमैलो ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और उस दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। दूसरे ही पल वे दोनों उस दरवाजे से होते हुए एक बहुत ही छोटे से तहखाने के अंदर जा गिरे। डमैलो ने कहा, दिस इज अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम सचमुच उस रेत के समंदर में डूब जाने के बावजूद एकदम सही सलामत हैं। इस पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन तो आपको इस बात पर भी नहीं आएगा मिस्टर डमैलो कि इस वक्त हम जिस तहखाने में खड़े हैं ये उसी लाइब्रेरी का तहखाना है। व्हाट? डमैलो हैरानी से उछल पड़ा। उसने देखा कि सचमुच वही तहखाना था और उसकी एक दीवार पर वही सारे लॉकर्स बने हुए थे। ये देखिए मिस्टर डमैलो,
प्रिया ने एक लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वाला लॉकर मेरे डैड का है। अब अगर मैं इस पर बने सिंबल पर वो अंगूठी टच करूंगी तो डैड का लॉकर खुल जाएगा। ये सुनकर डेमेलो चिल्लाया, नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर ये गलत सिंबल हुआ तो फिर ये अंगूठी काम नहीं करेगी और हमें उठाकर बाहर फेंक देगी। तुमने लाइब्रेरी के तहखाने में भी यही गलती की थी और तहखाना का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब यही गलती दोबारा करोगी तो ये वाला दूसरा रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर हम उस किताब तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रिया ने डेमेलो की बात को अनसुना करते हुए अपनी अंगूठी को उस लॉकर के सिंबल से टच कर दिया और ऐसा करते ही वो लॉकर फौरन खुल गया और उस लॉकर में वही किताब रखी हुई थी। ये देखकर डेमेलो का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। प्रिया ने उस किताब को लॉकर से बाहर निकालते हुए कहा, दरअसल मिस्टर डेमेलो, मुझे एक डायरी मिली थी जिसमें मेरे डैड के साथ बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। ये सब लॉकर शायद उन्हीं लोगों के हैं और जिस नंबर पर मेरे डैड का नाम लिखा हुआ था उसी नंबर वाला लॉकर उनका है और इसीलिए एकदम मैंने सही लॉकर पर उस अंगूठी को टच किया। ये सुनकर डेमेलो ने ताली बजाते हुए कहा, वेल डन प्रिंसेस, वेल डन। तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम अपने डैड की सच्ची वारिस हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस किताब को इस्तेमाल कैसे करना है। इतना कहने के साथ ही डेमेलो ने प्रिया के हाथ से वो किताब ले ली और उसे अपने ओवरकोट के अंदर डालते हुए कहा, ओके प्रिंसेस, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। अब शायद आज के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डेमेलो? और ये किताब? इस किताब की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है प्रिंसेस, डेमेलो ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस पल का मुझे कितने ही दिनों तक बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना पड़ा और कितने ही दिनों तक मुझे तुम्हारी मदद करने का नाटक भी करना पड़ा। लेकिन डेमेलो की बात पूरी होने से पहले ही प्रिया उस पर झपकते हुए चिल्लाई, झूठे धोखेबाज, मैं तुझे ये किताब हरगिज नहीं ले जाने दूंगी। प्रिया के इस अचानक हमले से डेमेलो एक पल के लिए बुरी तरह से लड़खड़ा गया। उसने प्रिया को बड़ी जोर से धक्का दिया। प्रिया के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। उसका सर तहखाने की दीवार से टकरा गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद वो बेहोश होकर उसी अंधेरे तहखाने के फर्श पर गिर पड़ी। प्रिया की जब आंख खुली तो उसने खुद को उसी बंजर जमीन पर पाया जो उसने खुदवाई थी। वो उस गड्ढे से निकलकर ऊपर आई। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। तब उसे दूर खड़ी अपनी गाड़ी दिखी। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गई, क्योंकि अब किसी भी हालत में उसे डेमेलो को ढूंढना था। उस बच्चे की क्रोध कम करने के सॉल्यूशन के इतने करीब होने के बाद उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर डेमेलो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्रिया परेशान सी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर देख रही थी। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा शहर की तरफ आ गई। फिर उसने सोचा कि उसे वापस उस ग्रेवयार्ड वाली जगह पर जाकर सर्च करना चाहिए जहाँ वो हमेशा मिलती थी। शायद वहाँ डेमेलो का कोई क्लू मिल जाए। तभी आगे जाकर उसकी नजर ट्रैफिक पर चली गई और वो बड़बड़ाई, ओह नो, ये ट्रैफिक को भी अभी मिलना था। प्रिया शीशे से बाहर गर्दन निकालकर आगे देखने लगी। आगे काफी सारी गाड़ियां रुकी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस सभी की गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रही थी। प्रिया ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद था। उसकी वजह से प्रिया को भी रुकना पड़ा था। सड़क किनारे खड़ा बच्चा प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद प्रिया की गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के सामने रुकी। उन्होंने प्रिया की गाड़ी का नंबर देखा और फिर प्रिया को अजीब नजरों से देखने लगे। प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने सख्त आवाज में कहा, नीचे उतरो। प्रिया ने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्यों, मैंने क्या किया? ट्रैफिक पुलिस ने प्रिया को नीचे उतरने का इशारा करते हुए कहा, आप पहले नीचे उतरिए, बाद में सब पता चल जाएगा। प्रिया डरते हुए नीचे उतरी तो पुलिस वाले ने कहा, लाइसेंस दिखाओ अपना। प्रिया ने परेशान सी आवाज में पूछा, आप पहले कुछ बताएंगे कि हुआ क्या है? पुलिस ने सख्त आवाज में कहा, जितना बोला उतना करो। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, आपकी गाड़ी को देखते ही गाड़ी और लाइसेंस जब्त करना है।
पुलिस वाला जिस तरह से प्रिया से बात कर रहा था उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मामला कानूनी था तो उसने लाइसेंस और कार की चाबियां ट्रैफिक पुलिस को दे दी। पुलिस ने दूर खड़े लड़के को कुछ इशारा किया और प्रिया की गाड़ी को ले जाने को कहा। प्रिया ने पूछा, अरे आप मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? मुझे बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो लड़का गाड़ी लेकर चला गया। प्रिया बस खड़ी हुई देखती रही। पुलिस ने प्रिया की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अब आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपकी गाड़ी हमने जब्त कर ली है। प्रिया ने पूछा, लेकिन क्यों? मुझे मेरी गलती तो बताइए। मुझे लग रहा है आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस ने अपने हाथ में पकड़ा रजिस्टर प्रिया को दिखाते हुए कहा, गलतफहमी? ये देखो, ये आपकी गाड़ी का ही नंबर है ना? आपकी ड्राइविंग की वजह से एक छोटी बच्ची मरते मरते बची है कुछ दिनों पहले। कुछ याद आया? इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, आप जितना कोऑपरेट करेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन वो मामला तो, प्रिया ने कहना चाहा, मगर पुलिस वाले ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बाकी बातें पुलिस स्टेशन चलकर बताना, अभी प्लीज आप चलें। पुलिस वाले ने प्रिया को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। वो इस वक्त कोई नई समस्या नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अभी वो इस चक्कर में से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि इतनी देर में डमेलो कहीं दूर न निकल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कुछ देर बाद गाड़ी आकर पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। प्रिया उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर आई। पुलिस वाले ने प्रिया की ओर इशारा करके इंस्पेक्टर से कहा, सर, आपने जिस गाड़ी को ढूंढने के लिए कहा था वो गाड़ी इन्हीं मैडम की है। कहकर वो चला गया। इंस्पेक्टर ने प्रिया से कहा, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर ऐसे गाड़ी चलाती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। प्रिया ने इंस्पेक्टर के सामने आकर कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन करो, वो सब तो उसी दिन खत्म हो गया था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। इनफैक्ट वो बच्ची तो। कहते कहते प्रिया रुक गई। उसकी आंखों के सामने बच्ची का मुस्कुराता चेहरा तैर गया, जिससे प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि ये सब बातें वो पुलिस को समझा नहीं पाती। इंस्पेक्टर ने प्रिया को सोच में डूबा देखकर कहा, देखिए मैडम, आपकी कंप्लेंट है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपके खिलाफ। वहाँ आप सामने बेंच पर बैठ जाइए, हम आपको बुलाते हैं। प्रिया ने कहा, ओके फाइन, आप मुझे एक फोन तो करने दे सकते हैं ना? इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, कर लो। प्रिया कुछ देर सोचने लगी। हाको या नीना को बताया तो वो खामोखा परेशान हो जाएंगी। मैं पायल को फोन करती हूँ, कहकर प्रिया ने पायल को कॉल किया। एक दो रिंग जाते ही पायल ने फोन उठा लिया तो प्रिया ने कहा, पायल, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार। मैंने तुम्हें बच्ची वाले एक्सीडेंट के बारे में बताया था ना? पुलिस ने उस मामले में मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया है और उन्होंने मेरी गाड़ी और लाइसेंस जब्त कर लिया है। मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है यार। पायल ने प्रिया की बात सुनकर कहा, डोंट वरी, मैं अभी आ रही हूँ, तू फिक्र मत कर। कहकर पायल ने फोन काट दिया। पायल से बात करने के बाद प्रिया वहीं बेंच पर बैठकर पायल के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद पायल आई, उसके साथ एक वकील भी था। दोनों ने इंस्पेक्टर से कुछ बात की। इनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, आप लोग यहाँ साइन करके उन्हें ले जा सकते हैं। उनकी गाड़ी और लाइसेंस हमारे पास ही रहेगा कुछ दिन, और पेनल्टी के तौर पर ध्यान रहे दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पायल ने कहा, ओके सर, हम ध्यान रखेंगे, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो प्रिया के पास चली आई। प्रिया ने खुशी से पायल को गले लगाकर कहा, थैंक यू यार पायल, वरना पता नहीं कितनी देर और बैठना पड़ता। हाँ, इट्स ओके, अब चलें। कहकर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर चली आई। पायल जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने को हुई, प्रिया ने आगे आकर कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगी। पायल को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, प्रिया, बिना लाइसेंस के किसी ने रोक लिया तो और प्रॉब्लम होगी। प्रिया तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठ गई और पायल से कहा, यार कुछ नहीं होगा, बहुत अर्जेंट है, तू जल्दी बैठ। प्रिया की इतनी जल्दबाजी देखकर पायल गाड़ी में बैठ गई। प्रिया ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब उसके दिमाग में सिर्फ डमेलो चल रहा था। प्रिया गाड़ी ग्रेवयार्ड और लाइब्रेरी वाले रास्ते की ओर तेज स्पीड से ले गई। पायल प्रिया को ही देख रही थी। प्रिया काफी परेशान नजर आ रही थी। वो बड़ी बेचैनी के साथ गाड़ी चलाते हुए सड़क के दोनों तरफ देखे जा रही थी।
पायल को कुछ नहीं पता था कि प्रिया जा कहाँ रही है। उसने बाहर का रास्ता देखते हुए पूछा, ये तू कहाँ जा रही है, कुछ बताएगी? प्रिया ने सड़क पर ध्यान लगाते हुए कहा, सब बता दूंगी, पहले वहाँ पहुँच तो जाऊं। पायल ने हैरानी से पूछा, लेकिन कहाँ? और तू इतनी परेशान क्यों है, जैसे तेरा कुछ कीमती सा खो गया हो, तू उसे ढूंढ रही हो। प्रिया ने कहा, बोला ना बता दूंगी। प्रिया का पूरा ध्यान सड़क पर ही था। इस वक्त वो किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहती थी। पायल ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तू मुझे बता दे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर में दोनों उस लाइब्रेरी के करीब पहुंच गए। प्रिया पायल की बात का जवाब दिए बिना गाड़ी से उतरी और ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लगी। पायल उसके पीछे पीछे गई और प्रिया से पूछा, लेकिन तू ढूंढ क्या रही है, इतना तो बता। प्रिया ने कहा, देख अगर यहाँ कोई फटे से कपड़े में विस्की पीता हुआ आदमी दिखे तो उसे छोड़ना मत। पायल को प्रिया की बात और ये जगह दोनों ही बहुत अजीब लग रहे थे और वो अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। पायल ने उसकी बातों से इरिटेट होकर प्रिया को रोका और गुस्से में पूछा, पहले पूरी बात बता, तभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। पायल को परेशान देखकर प्रिया ने एक नजर उसका चेहरा देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, तो सुन, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। एक शैतानी बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, मुझे उसकी ग्रोथ रोकनी है। उसकी ग्रोथ रोकने का एक तरीका है वो किताब। मैं कई दिनों से वो किताब ढूंढ रही हूँ डोमेलो की हेल्प से। जब फाइनली मुझे वो किताब मिल गई तो डोमेलो ने मुझसे वो किताब छीन ली और भाग गया। मुझे उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वो अक्सर इसी एरिया में मिलता है, वरना वो बच्चा सब कुछ तबाह कर देगा यार। प्रिया की बातें सुनकर पायल का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में प्रिया को देखते हुए कहा, तू क्या बके जा रही है प्रिया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये बच्चा, डोमेलो, किताबें, ये सब क्या है? तूने शायद कोई हॉरर स्टोरी पढ़ ली है या कोई हॉरर फिल्म देख ली होगी जिसका भूत अभी भी तेरे सिर पर सवार है। तू अब सिर्फ मेरी बात सुन। अब हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे और गाड़ी मैं चलाऊंगी। पायल ने लगभग प्रिया को ऑर्डर दे मारा। पायल को ऐसे रिएक्ट करता देख प्रिया ने जवाब दिया, मुझे पता ही था तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे बस डोमेलो को मिलना है, मुझे उसे ढूंढना है। पायल ने प्रिया का हाथ जोर से पकड़कर आंखें दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सुन रही हो ना तुम? पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही हो। और ये देख, ये कितनी अजीब सी जगह है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। प्रिया और पायल के बीच का झगड़ा पेड़ के पास खड़ा बच्चा देख रहा था और हंस रहा था। उसकी आंखों में एक खौफ और चेहरे पर डरावनी हंसी थी। पायल को गुस्सा करते देख प्रिया ने उसके हाथ से अपना हाथ झटका और कहा, मैं डोमेलो को ढूंढे बिना घर नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? मैंने ना कोई हॉरर स्टोरी पढ़ी है और ना कोई फिल्म देखी है, मैं सब सच कह रही हूँ। पायल ने प्रिया को घूरते हुए पूछा, तू मेरी बात नहीं मानेगी? देख, तू अभी काफी परेशान लग रही है, तेरा घर चलना ही ठीक रहेगा। आज मैं तेरी कोई बात नहीं मान सकती, मेरी परेशानी डोमेलो से मिलकर ही दूर होगी। जैसे ही प्रिया ने ये कहा, पायल ने गुस्सा होकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ कहीं नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुझे जाना है तो जा। इतना कहकर पायल बहुत ही गुस्से में कार की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया ने एक नजर जाते हुए पायल को देखा। उसने खुद को शांत किया और खुद भी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। वो ग्रेवयार्ड और लाइब्रेरी के चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे पता था कोई मेरी बात नहीं समझेगा, ये गुत्थी तो सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कभी मर्डर का आरोप, कभी एक्सीडेंट, कभी प्रोजेक्ट हाथ से चला जाता है तो कभी पुलिस पकड़ लेती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। कुछ दूर जाते ही उसे ग्रेवयार्ड के पीछे के जंगल के अंदर की झाड़ियों से कुछ धुआं ऊपर आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये देख प्रिया को अजीब सा एहसास हुआ। उसके कदम सहसा ही उसी ओर बढ़ गए। वो जंगल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद प्रिया एक झोपड़ी के सामने खड़ी थी। वहां से जो धुआं निकल रहा था। प्रिया ने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कुछ विस्की की खाली बॉटल्स पड़ी थी और जो जल रहा था वो किताबें थी। प्रिया ने अपने जैकेट से उस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया।
आग बुझ जाने के बाद प्रिया नीचे बैठकर उन आधी जली किताबों को देख रही थी, जिन्हें पढ़ने पर वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताबें लग रही थी। उसके बाद प्रिया की नजर विस्की की खाली बोतल्स पर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद से बात करते हुए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगी। इसका मतलब ये है कि डेमेलो यहाँ आया था। ये सब किताबें इसी लाइब्रेरी की लग रही हैं, लेकिन उसने इन किताबों को क्यों जलाया? कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है डेमेलो को इन किताबों में वो न मिला हो जो उसे चाहिए था, लेकिन क्या? और अब डेमेलो तहखाने वाली किताब लेकर भाग गया। आखिर है क्या ऐसा उस किताब में जो डेमेलो को चाहिए? और कहीं उसने अपना मकसद पूरा करके वो किताब जला तो नहीं दी? और अगर ऐसा हुआ तो मैं उस बच्चे की ग्रोथ कैसे रोकूंगी? यही सब सोचते हुए प्रिया खड़ी हो गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वो कुछ देर रुककर वहां से आगे बढ़ गई। वो अपनी ही धुन में जंगल से बाहर चली आई। वो वापस उसी ओर चलने लगी जिस रास्ते से वो यहाँ तक आई थी। कुछ देर चलते ही वो पायल की गाड़ी के सामने आ गई। उसने गाड़ी में देखा तो पायल अंदर नहीं थी। प्रिया खाली गाड़ी देखकर सोचने लगी, गाड़ी यहाँ है तो पायल कहाँ चली गई? सोचते हुए वो पायल को वहीं आसपास ढूंढने लगी, मगर पायल उसे कहीं नजर नहीं आई। प्रिया का मन घबराने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो पायल को ढूंढने के लिए हर तरफ नजरें घुमाने लगी और उसे पुकारने लगी, पायल, पायल कहाँ है तू? जैसे ही वो उसे आवाज लगाती, उसे कुछ विजन्स आने लगते। ग्रेवयार्ड के विजन्स, जहाँ पर कुछ लोग किसी फ्यूनरल सेरेमनी में है और उस ग्रेव के स्टोन पर पायल का नाम लिखा था। प्रिया डर गई। कुछ देर तक ऐसा होने पर उसका सिर चकराने लगा। उसने जोर से अपना सिर पकड़कर आंखें मूंद ली और आंखों को मसलने लगी, लेकिन बार बार उसे यही दिख रहा था। उसने झटके से आंखें खोली और बड़बड़ाने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है? अब उसका सिर दर्द करने लगा। उसे किसी अनहोनी का डर सताने लगा। वो बहुत बेचैन सी पायल को ढूंढने लगी। फिर वो दौड़ते हुए लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी पहुंचते ही चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसने लाइब्रेरी के टेरेस की दीवार पर दोनों पैर बाहर निकाले बैठी पायल देख गई, जैसे वो वहां से कूदना चाहती हो। उसे ऐसे बैठा देखकर प्रिया काफी घबरा गई। प्रिया के चेहरे का डर और घबराहट वहां मौजूद बच्चा साफ देख पा रहा था और मुस्कुरा रहा था। प्रिया दौड़ते हुए टेरेस पर जाने के रास्ते की ओर बढ़ गई। ये देख बच्चे ने हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा। बहुत उड़ रही थी ना तो, लेकिन अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा आएगा। कहते हुए बच्चे की हंसी डरावनी हंसी में तब्दील हो गई। प्रिया टेरेस पर पहुंचकर पायल की तरफ बढ़ रही थी। उसने पीछे से उसे बुलाते हुए कहा, पायल, वहां क्यों बैठी है? देख प्लीज नीचे आ जा। ये कहते हुए वो उसे काफी करीब पहुंच गई और उसने पायल के कंधे पर हाथ रखा। पायल ने उसी सेकंड प्रिया का हाथ मरोड़ा और उसे दबोच लिया। फिर वो प्रिया को नीचे फेंकने की कोशिश करने लगी। प्रिया को काफी दर्द हो रहा था। प्रिया पायल की आंखें काफी करीब से देख पा रही थी। प्रिया को उसकी आंखें काफी लाल और डरावनी नजर आ रही थी, जिससे प्रिया को समझ आ गया था कि वो पायल नहीं है। प्रिया समझ गई थी कि शैतान ने पायल को अपना गुलाम बना लिया है। उसे अंगूठी का इस्तेमाल करके पायल को इस खौफनाक हालत से बाहर निकालना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि पायल ने प्रिया का वही हाथ कसकर पकड़ रखा था जिसमें प्रिया ने वो अंगूठी पहनी हुई थी। पायल उसे टेरेस से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने हिम्मत से काम लिया और पायल को अपनी बातों से फुसलाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो पायल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। अब तुम मेरी सहेली पायल नहीं रही। वो शैतान तुम्हें धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मेरी बहन नीना को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने उसकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी और इस बार भी नहीं होने दूंगी। इतना कहते कहते प्रिया ने बहुत ही होशियारी के साथ अपनी उंगली से वो अंगूठी निकालकर अपने दूसरे हाथ में पकड़ ली और आगे कहा,
ये देखो पायल, ये तुम्हारे फोरहेड पर जो सिंबल बन रहा है ना, मैं बस अभी इसी अंगूठी को उस पर टच करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ प्रिया ने फुर्ती से वो अंगूठी पायल के फोरहेड की तरफ बढ़ाई, लेकिन पायल ने उससे भी तेजी के साथ प्रिया के हाथ से वो अंगूठी झपट ली। इसी छीना झपटी में वो अंगूठी पायल के हाथ से भी छूट गई और लाइब्रेरी के टेरेस पर दूर तक लुढ़कती चली गई। ये देखकर प्रिया ने फौरन अंगूठी की तरफ छलांग लगा दी। वो किसी भी कीमत पर अंगूठी को नीचे नहीं गिरने देना चाहती थी। इससे पहले कि प्रिया उस अंगूठी की तरफ पहुंचती, पायल ने फौरन आगे बढ़कर प्रिया की गर्दन को फिर से कसकर दबोच लिया। प्रिया का दम घुटने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। पायल पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में थी। उसने घुर्राते हुए अपना मुंह खोला और उसके गले से इतनी तेज दहाड़ निकली कि प्रिया का पूरा जिस्म थर्रा उठा। इसके बाद उसने प्रिया को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। प्रिया बुरी तरह से छटपटाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक काली बिल्ली उस टेरेस पर कूदी और उसके बाद वो सीधा पायल की तरफ छपटी। बिल्ली के इस हमले से पायल बुरी तरह से लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसकी पकड़ प्रिया पर से छूट गई। प्रिया ने अब पूरी ताकत से पायल को पीछे की तरफ धक्का दिया और फिर उसने बहुत ही फुर्ती के साथ पास पड़ी हुई अंगूठी को उठा लिया, लेकिन तभी लड़खड़ाती हुई पायल उस टेरेस से नीचे गिर गई। ये देखकर प्रिया के होश उड़ गए, क्योंकि वो उस अंगूठी की मदद से पायल को फिर से इंसानी रूप में लाना चाहती थी। प्रिया ने टेरेस से नीचे झांक कर देखा तो वहाँ पायल नहीं थी, बल्कि नीचे जमीन पर जिस जगह पायल गिरी थी वहाँ काली रेत बिखरी पड़ी थी। इसी के साथ वो काली बिल्ली भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आया और वो फटी हुई आंखों से उस काली रेत को ही घूर रही थी। तभी उसे याद आया कि उस शैतान ने प्रिया से कहा था उसे अपने किसी बहुत ही करीबी की जान से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन ये सब उसकी सबसे प्यारी दोस्त पायल के साथ होगा, इसका प्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब उसी की वजह से हुआ था। शैतान और वो बच्चा प्रिया को हर तरह से इस खेल में लगातार मात देते जा रहे थे, लेकिन आज तो प्रिया जैसे पूरी तरह से हार गई थी। आदित्य तो चला गया और अब पायल भी, लेकिन पायल के केस में प्रिया को ये मानने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो गायब हुई थी वो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने पायल को कहीं कैद कर लिया हो। काश ऐसा ही हो। प्रिया बहुत ही दुखी मन से अपने घर लौटी। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल गूंज रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वो पायल के घर वालों को इस बारे में कुछ बताए या नहीं? अगर उसने बताया भी तो कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर? लेकिन इसी के साथ एक दूसरा सवाल प्रिया के दिमाग में कौन था कि जब पायल उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त एक काली बिल्ली पता नहीं कहां से आई थी। अभी क्या कोई इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी वही वजह है जो इस अंगूठी के पीछे है? यानी कोई है जो चोरी छिपे उसकी मदद कर रहा है। पहले उस गुमनाम ने अंगूठी बेचकर प्रिया को शैतान से बचने का रास्ता दिखाया और इसी अंगूठी की हेल्प से प्रिया ने अपने डैड का वो लॉकर खोला था जिसमें से उसे वही किताब मिली थी। और अब इंस्पेक्टर कश्यप ने उसे आदित्य के मर्डर में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, तो उस दिन भी शायद यही गुमनाम शख्स वहाँ वकील बनकर आया था। और आज फिर ये काली बिल्ली भी शायद उसी शख्स का कोई कारनामा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स डैड की उसी सीक्रेट सोसाइटी का कोई मेंबर हो? लेकिन नहीं, उस डेमेलो ने तो मुझसे कहा था कि उस सीक्रेट सोसाइटी का कोई भी मेंबर अब तक जिंदा नहीं है। तभी डेमेलो की याद आते ही प्रिया के दिलो दिमाग में गुस्सा भर गया। जिस शख्स पर उसने इतना भरोसा किया वही उसे इतना बड़ा धोखा देकर उससे वो किताब छीन कर भाग गया। लेकिन क्यों? अचानक प्रिया के दिमाग में ये सवाल खड़ा हुआ, वो डेमेलो आखिर उस किताब का करेगा क्या? और फिर उस लॉकर वाले तहखाने में से तो वो डेमेलो आखिर बाहर निकला कैसे होगा? इसी के साथ प्रिया के दिमाग में एक और बात फ्लैश हुई। आखिर ये डेमेलो है कौन? ये कहाँ रहता है? इसका पता ठिकाना भी तो कोई नहीं जानता। और उस रात जब डेमेलो जेल के स्टोर रूम में मेरी ये अंगूठी लेने गया था, तो वहाँ उसकी मुठभेड़ उस लेडी कांस्टेबल से हुई थी जिसे शैतान ने अपना पिशाच बना लिया था। तो फिर डेमेलो जैसे शराबी इंसान ने भला एक पिशाच का मुकाबला कैसे किया होगा? उसने उसका हाथ कैसे काटा होगा? इन सब सवालों से प्रिया के दिमाग में तेज उथल पुथल मचने लगी। मुझे इस डेमेलो का पता हर हाल में लगाना होगा।
मुझे हर हाल में वो किताब वापस चाहिए। मुझे उस शैतान से अब बदला लेना है, क्योंकि उसी की वजह से आज मेरी दोस्त पायल गायब हो गई है। पायल को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिया की आंखों में अब नींद नहीं थी। वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रही, क्योंकि अब वो जल्द से जल्द डमेलो तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रास्ता तो इंस्पेक्टर कश्यप को भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य मर्डर केस को वो कैसे सुलझाए, क्योंकि वो उसे जितना सुलझाने की कोशिश करता बात उतनी ही उलझती जा रही थी। और इस उलझन का कारण डमेलो ही था, जिसे लाख सर पटकने के बाद भी वो कहीं नहीं ढूंढ पाया था। और इस वक्त भी कश्यप अपने असिस्टेंट के साथ बैठा बैठा इसी मामले पर माथापच्ची कर रहा था। असिस्टेंट ने कहा, सर, आप उस प्रिया को गिरफ्तार करके उसी से डमेलो के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते, उसी से उगलवा लेते हैं। कश्यप ने कहा, अरे हम प्रिया को किस बेसिस पर गिरफ्तार करेंगे? असिस्टेंट ने कहा, क्यों सर, उस रात जब मैं पुरानी लाइब्रेरी में डमेलो को ढूंढने गया था तो मुझे वहाँ पर प्रिया मिली थी, और वो उन मोटी मोटी किताबों से मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग गई थी। और उससे पहले जब वो डमेलो हमारी एक लेडी कांस्टेबल का हाथ काटकर जेल से भागा था तो प्रिया ही थी ना उसको कार में अपनी बिठाकर लेकर गई थी। इस पर कश्यप ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, देखो, उस रात डमेलो ने लेडी कांस्टेबल का कत्ल किया था और प्रिया की उस अंगूठी की वजह से ही किया था। इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी डमेलो को देखा तक नहीं, क्योंकि कोई उसका हुलिया तक नहीं जानता यार। वरना हम उसका एक स्केच बनवाकर उसे पकड़वाने की कोशिश करते। और फिर तुम उस रात डमेलो को पकड़ने उस लाइब्रेरी में गए थे तो तुमने भी वहाँ केवल प्रिया को ही देखा, वो भी अकेले। डमेलो तो वहाँ नहीं था। असिस्टेंट ने कहा, हाँ सर, प्रिया तो वहाँ अकेली थी, लेकिन सर वो एक पुलिस वाले पर जानलेवा हमला करके भागी है, इसके लिए तो हम उसे गिरफ्तार कर ही सकते हैं। अब कश्यप थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, उसने तुम पर किताब फेंक कर मारी थी, कोई बम फेंक कर नहीं मारा था जो तुम इसे जानलेवा हमला बता रहे हो। उसमें तो प्रिया को फौरन बेल मिल जाएगा, और हम उसे डमेलो के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो बहुत ही चालाक लड़की है। और फिर उसका वो वकील भी तो कितना होशियार था, देखा नहीं कितनी आसानी से वो उसे आदित्य मर्डर केस के वो साफ साफ छुड़वा कर तो ले गया उसको। ये सुनकर असिस्टेंट को कुछ याद आया और बोला, अरे हाँ सर, कौन था वो वकील, आपको उसका नाम पता कुछ याद है? ये सुनकर कश्यप के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसने कहा, ओह नो, मुझसे फिर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने ये पता करने की कोशिश ही नहीं की कि उस दिन जो वकील प्रिया की बेगुनाही के सबूत लेकर आया था, आखिर वो था कौन? कश्यप अब अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम एक काम करो, शहर में जितने भी वकील हैं उनसे पूछताछ करो, पता करो कि उस दिन कौन सा वकील प्रिया की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया था। तभी कश्यप के फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा, फिर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, अगर आदित्य मर्डर केस को सुलझाना चाहते हो तो फौरन श्रीनाथ रॉय नाम के आदमी की उस प्रॉपर्टी का पता करो जहाँ पर आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये मैसेज पढ़कर कश्यप का दिमाग फिर चकरा गया। वो मन ही मन ये याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये श्रीनाथ रॉय नाम का आदमी है कौन, और ये नाम उसने शायद पहले भी कहीं सुन रखा था। श्रीनाथ रॉय की खोज में निकलने के लिए कश्यप अभी कोई कदम उठाता उससे पहले प्रिया अपना अगला कदम उठा चुकी थी। आज वो ऑफिस जाने के बजाय सीधा उसी ब्लू बर्ड कैफे में गई, यानी वही पुराने जमाने का कॉफी हाउस, कि डमेलो उसे मिल नहीं रहा था। इस वक्त उसकी नजर में एक ही इंसान ऐसा था जिसका इन सब बातों से कनेक्शन लग रहा था, और वो था श्रीनाथ रॉय। कैफे में पहुंचने के बाद प्रिया सीधी उसके केबिन में घुसी, और आज भी उसे श्रीनाथ रॉय उसी औरत के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रिया को देखते ही श्रीनाथ ने पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर रॉय, आपकी उस बंजर जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर श्रीनाथ और उस औरत की आंखें एक दूसरे से टकराईं, और वो दोनों एक साथ अजीब से अंदाज में मुस्कुरा उठे। फिर श्रीनाथ बोला, अच्छा, लेकिन कल तक तो तुम बहुत डेस्परेट थी उस जमीन पर खुदाई करने के लिए, फिर अब क्या हुआ? क्या वहाँ की जमीन को खोदते खोदते तुम्हें किसी की लाश तो नहीं मिल गई? ये कहते कहते श्रीनाथ रॉय एक ठहाका लगाकर हंस पड़ा, और वो औरत भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लेकिन प्रिया को ये सुनकर एक तेज झटका लगा। उसके दिमाग में अचानक से बहुत सारी चीजें फ्लैश होने लगी,
लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संभाला और कहा, हो सकता है मिस्टर श्रीनाथ वहाँ सचमुच ही किसी की लाश दफन हो, और ये भी हो सकता है कि एक दिन सचमुच ही खुदाई करते करते वहाँ मुझे कोई लाश मिल जाए। लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन न करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी वो जमीन कोई जमीन नहीं है, बल्कि एक रेगिस्तान है, काली रेत वाला एक बड़ा और भयानक रेगिस्तान। और वहाँ पर आपकी वो हवेली बन ही नहीं सकती। हवेली क्या, वहाँ तो एक दीवार तक नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो भी चीज उस जमीन पर होगी वो उस काली रेत में धंस जाएगी। वहाँ कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। इस पर श्रीनाथ रॉय ने बड़े इत्मीनान के साथ अपनी कॉफी का सिप लेते हुए कहा, इसीलिए तो मैं इस इम्पॉसिबल काम के लिए तुम्हारी कंपनी को मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। प्रिया ने अब अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर रॉय कि आखिर क्यों आप उस बंजर जमीन पर एक हवेली बनवाने की जिद कर रहे हैं। श्रीनाथ रॉय ने उसी इत्मीनान के साथ कहा, क्योंकि सैकड़ों साल पहले उस जमीन पर हमारी एक पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी और मुझे उससे बहुत लगाव था। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर रॉय। प्रिया ने अब गुस्से के साथ कहा, आपका मोटिव कुछ और ही है। आप उस काली रेत वाली जमीन से कुछ और ही चाहते हैं। प्रिया को इतने गुस्से में देख श्रीनाथ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो एक बार फिर से हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही हो, लेकिन हाँ, अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि उस जमीन पर एक हवेली जरूर बनेगी और उसे तुम ही बनवाओगी, क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर उस जमीन पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया है और वो कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। ये बात श्रीनाथ रॉय ने कुछ इस अंदाज में कही जैसे कि वो प्रिया को धमकी दे रहा हो। प्रिया का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो बोली, और अगर मैं ये काम करने से मना कर दूं तो? इस पर श्रीनाथ ने कहा, तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है बेटा, क्योंकि तुम जिस डिमेलो नाम के आदमी को ढूंढ रही हो उसका पता ठिकाना मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। ये सुनकर प्रिया को एक जबरदस्त झटका लगा और वो हैरानी से श्रीनाथ को देखने लगी। श्रीनाथ रॉय ने अपने पास बैठी हुई औरत को इशारा किया और वो औरत प्रिया से बोली, पुरानी लाइब्रेरी के पास जो ग्रेवयार्ड है ना, उसी की एक कब्र में तुम्हें मिलेगा डिमेलो। जाओ मिल लो उससे। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। श्रीनाथ रॉय भी ठहाका मारकर हंसने लगा। प्रिया की समझ में पहले तो कुछ नहीं आया, फिर वो फौरन वहां से निकल गई और ग्रेवयार्ड के लिए रवाना हो गई। अपनी कार को तेज रफ्तार से दौड़ाती हुई प्रिया जब उस ग्रेवयार्ड में पहुंची तो वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसे वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई भी केयरटेकर नजर नहीं आया। ये ग्रेवयार्ड काफी बड़ा और काफी पुराना था। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर काफी सारी कब्रें बनी हुई थी। जगह जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां उगी हुई थी। प्रिया यहाँ काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया कि आखिर वो डिमेलो यहाँ कौन सी कब्र में मिलेगा और क्यों। क्या डिमेलो मर चुका है या किसी ने उसे मारकर इसे कब्र में दफन कर दिया है? तभी प्रिया का पैर किसी चीज से टकराया। प्रिया ने देखा कि ये विस्की की एक छोटी सी बोतल थी, ठीक वैसी ही जैसे डिमेलो के पास होती थी। ये बोतल एक कब्र के पास पड़ी हुई थी। तो क्या यही डिमेलो की कब्र है? प्रिया ने मन ही मन सोचते हुए अपना अंगूठी वाला हाथ उस कब्र पर रखा तो उस कब्र का पत्थर थोड़ा सा हिला। उसने थोड़ी सी ताकत लगाकर उस पत्थर को उसकी जगह से खिसका दिया। पत्थर को खिसकाते ही उसने जो देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रिया को समझ में आ गया था कि जिसे वो कब्र समझ रही थी दरअसल ये कब्र नहीं है,